हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ओके। और रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम आगे का कौन कौन सा हमने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हम किसको बोलते हैं कि भाई एटम की स्ट्रक्चर में जो 20 का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। देन आपने उसका वॉल्यूम के बारे में भी हमने बात की कि भाई उसका वॉल्यूम एटम के कंपेरिजन में बहुत सा कम होता है। देन आपने हमने ये भी देखा कि भाई पूरे के पूरा एटम का जो जितना भी मास होता है वही मास होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, उससे बराबर ही होता है। देन आपने हमने उसका साइज भी फाइंड आउट किया। देन आफ्टर ये जो न्यूक्लियस का मास भी हमने फाइंड आउट करने को ट्राई किया। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने निकाला हुआ था। वो 1 एटॉमिक मास यूनिट पहले हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, बट वो हाइड्रोजन इतनी एक्टिव गैस नहीं थी कि भाई वो सभी मटेरियल के साथ कंपाउंड बना सके। इसके लिए हमने कार्बन का बनाया और कार्बन का जो एटॉमिक मास होती है उससे हमने 12 से डिवाइडेड कर दिया। और 12 से क्यों डिवाइडेड किया? क्योंकि 1 हाइड्रोजन का जो मास होती है वो कार्बन की कंपेरिजन में डिवाइड बाई 12 जितनी होती है। ठीक है, इसके लिए हमने डिवाइड बाई 12 किया हुआ है। देन पर हमने हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स के बारे में बात की। तो उसका आइसोटॉप्स के बारे में हमने देखा कि भाई जिसका भी आइसोटॉप इसके वेरी स्मॉल था वो हाइड्रोजन का था। और हाइड्रोजन का आइसोटॉप में भी जो भी उसका मास स्मॉल था उसकी स्ट्रक्चर की हमने बात की। तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। तो पूरे के पूरी एटम का जो चार्ज होता है वो होता है 0। तो उसके इंसर एक प्रोटॉन भी होगा और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। तो उससे हमको मास ऑफ न्यूक्लियस हमको फाइंड आउट हुआ। देन पर हमने अल्फा पार्टिकल में देखा कि भाई अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 था, बट उसका मास हमको मिल रहा था 4 प्रोटॉन की हिसाब से। तो उसमें एक न्यूट्रॉन्स भी अवेलेबल था। तो उसका नाम हमने न्यूट्रॉन क्यों रखा हुआ था कि भाई उसके पास चार्ज नहीं होता है, उसके पास ओनली फॉर मास ही होता है। देन पर हमने न्यूट्रॉन की पूरी डिस्कवरी के बारे में हमने देखा था। देन आफ्टर आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स एंड आइसोबार के बारे में आपने स्टडी किया था। ठीक है, देन आफ्टर न्यूक्लियस की साइज इसके आपने रेडियस के बारे में उसका स्टडी किया हुआ था। ओके। देन आफ्टर एनर्जी और मास के रिलेशन के बारे में आइंस्टाइन ने बताया हुआ था कि भाई कोई भी मटेरियल अवेलेबल है या तो कोई एनर्जी अवेलेबल है, दोनों एक ही फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास कोई मटेरियल अवेलेबल है उसको हम ब्रोक करेंगे और लास्ट में हमको एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को ऐसे हम फैला देंगे तो इसमें से बहुत सारी रेडिएशन आपको मिलेगी, हीट के फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, और वैसे ही अगर वो रेडिएशन को आप कंप्रेस करके कंडक्शन करके आप एक पार्टिकल भी बना सकते हो। तो एक आपकी मटेरियल और रेडिएशन दोनों एक ही फॉर्म में है। ख्याल है आपको? ऐसा इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया हुआ था, E = mc²। देन पर हम बात करेंगे भाई बाइंडिंग एनर्जी के बारे में देखा हुआ था कि भाई 2 न्यूक्लियस हमारे पास अवेलेबल है m और m मास के। अगर इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया यानी कि फ्यूजन प्रोसेस आपने कर दिया तो टोटल मास कितना मिलना चाहिए भाई? m + m = 2m मिलना चाहिए। बट हमने काउंट किया तो हमको मालूम पड़ा कि भाई 2m नहीं है, उसका मास हो गया है 2m - Δm। तो Δm जितना मास आपका डिक्रीज हो गया वो मास को हम बोलते हैं मास ऑफ डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो मास ऑफ डिफेक्ट के कारण उसके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। वो बाइंडिंग एनर्जी भी आपने निकाली हुई थी कि भाई अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो उसके पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो आपने निकाली हुई थी कि भाई 935.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग उसका आंसर आया था। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था एक न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि भाई हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल है वो सभी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने आप एक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स वो सभी इमिट करते हैं। उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले। ठीक है, ओके। तो जो यूरेनियम के जो लार्ज साइज अमाउंट वाले जो न्यूक्लियस होते हैं अगर हम इसको न्यूट्रॉन से हिट करवाएंगे तो वो न्यूक्लियस ब्लॉक हो जाएंगे। देन पर इसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हमको प्रोड्यूस हो गए, 3 न्यूट्रॉन हमको प्रोड्यूस हो गए। वो 3 न्यूट्रॉन्स 3 यूरेनियम को वापिस हिट करेगा। देन आफ्टर 1 इंडिविजुअल यूरेनियम से आपको 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो टोटल आपको 9 न्यूट्रॉन्स मिले और 9 न्यूट्रॉन्स 9 यूरेनियम को हिट करेगा। तो ऐसे आपको 27 ऐसे 3n की मल्टीप्लिकेशन आपकी चलती जाएगी। ठीक है, अगर 1 यूरेनियम को आपने ब्रोक किया तो इसमें से एनर्जी निकलेगी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन होल्स। तो ये तो आपकी साइकिल पूरे के पूरे 3n की स्टर्म में चलती जाएगी कि भाई 3:1, 3:2, 3:3 ऐसे कंटिन्यूसली वो चलती जाएगी। तो लास्ट में आपको जो एनर्जी मिलेगी इट इज़ द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। आप उसको स्टोरेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतनी सारी आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, तो ये सभी सारे जो फिनोमिना है। देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपने स्टडी किया हुआ था कि भाई आपके पास आप जो यूरेनियम की क्वांटिटी अवेलेबल है अगर वो यूरेनियम की क्वांटिटी को आपने रख दिया
तो भी आपकी जो ये चेन प्रोसेस है, चेन रिएक्शन है, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। उसका 3 रीज़न के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई उसका जो प्यूरिफिकेशन है, यानी कि यूरेनियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेशन उसके पास नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो उसको हमको प्यूरिफिकेशन करके इनरिच ट्रीटमेंट करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। अगर इतनी आप इंक्रीज कर पाएंगे तब तो आप आगे वो चेन रिएक्शन होगी। और देन पर मैंने सेकेंड आपको ये भी बताया हुआ था कि भाई अगर आप एक न्यूट्रॉन से हीट करवा रहे हो तो भाई ये न्यूट्रॉन आप लाए कहाँ से, तो न्यूट्रॉन आपको मिलेगी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, और जो भी पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से इमिट होती है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है भाई। अगर वो इमिट होती है तो वो मिसके चलती है, यानी कि उसके पास वेलोसिटी होती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो उसके पास स्पीड भी ज़्यादा होती है। अगर कोई पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी और उसको हम पेनिट्रेट करेंगे तो वो पार्टिकल उस बॉडी को कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि उस बॉडी की कन्फिग्रेशन को चेंज नहीं करेगा। हमको क्या करना है कि भाई यूरेनियम को ब्रोक करना है, तो यूरेनियम को ब्रोक करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि भाई न्यूट्रॉन पार्टिकल की स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। उसको स्पीड कम करने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाना पड़ेगा। तो आप एक्सीडेंट किससे करवाएंगे कि भाई सेम ऑफ अमाउंट मास वाले दूसरे पार्टिकल के साथ आप उसको कोलिजन करवाएंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट, यानी कि कोलिजन। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई उसकी सेम मास वाला पार्टिकल्स फाइंड आउट करने को स्टार्ट कर दिया, तो आपको मिल गया हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम आइसोटॉप्स होता है उसका भी मास एक न्यूट्रॉन जितना ही होता है। तो आप एक हेवी वाटर लेके आए जिसमें उसका आइसोटॉप्स हमको बहुत सारे हमको मिले, तो उसके साथ वो कोलिजन होगा और उसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन आपने चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना था कि भाई 1 यूरेनियम का ब्रोक करने से हमको 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन में से अगर आपने 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर दिया, यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स को आपने गायब कर दिया, तो आप कैसी भी तरह से आप उसको गायब कर दो यार, वरना आपकी जो चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली 3n की टर्म में चली जाएगी और लास्ट में आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फाइंड आउट होगी वो वेरी लार्ज क्वांटिटी में आपको मिलेगी। और लास्ट में क्या होने वाला है भाई, बड़ा धमाका ही होने वाला है, यानी कि ब्लास्ट ही होने वाला है। ठीक है, अगर वो ब्लास्ट ना हो, अगर उसकी एनर्जी को आपको यूज़ करना है भाई, उसकी एनर्जी को यूज़ करके आप क्या करोगे भाई, स्टीम में कन्वर्ट करके हम टर्बाइन चला लेंगे, देन आप एसी जनरेटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट में। ठीक है, ओके, तो उसका एनर्जी को कंट्रोल करना जरूरी था। तो वो कंट्रोल करने का तरीका आपने क्या कर दिया कि भाई बीच में आपने एक लेड मटेरियल रख दिया, या तो यूरेनियम के बीच में आपने वेरी फार डिस्टेंस रख दिया। तो ऐसा करने से बीच में से 2 न्यूट्रॉन्स ऐसे ही चले जाएंगे, तो ऐसे आपने चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर दिया। ठीक है, ये 3 आपका रीज़न था। अगर ये 3 रीज़न को आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो आप इसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी आपने स्टडी किया हुआ था। देन आप अभी हमको स्टडी करना है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के टर्म में। ठीक है, ओके, तो हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको देखना है कि भाई रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी इज वन टाइप ऑफ द फिनोमिना ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जब भी साइज अनबैलेंस होता है तो वो अनबैलेंस कैसे होगा कि भाई न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला होता है रिपल्सिव फोर्स, देन आप न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। अगर प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला है रिपल्सिव फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा होगा तो इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट इजेक्ट हो जाएगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा, कोई ना कोई एलिमेंट इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, ओके, तो देन आफ्टर ये जो न्यूक्लियस के इनसाइड जो लगने वाली सभी सारी जो फोर्सेस होती है एक दूसरे पे एक्ट करती है। देन आफ्टर लास्ट में उसका एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो कोई ना कोई पार्टिकल इसमें से रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होने से इसमें से इजेक्ट हो जाता है। ये इजेक्ट होने वाली जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज द रेडियो एक्टिविटी। कोई भी ऐसा एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है कि भाई इसमें से कोई भी पार्टिकल इजेक्ट होता है, वो इजेक्ट होने का रीज़न क्या मैंने आपको बताया कि भाई उसकी न्यूक्लियस की साइज अनबैलेंस हो जाएगी। और अनबैलेंस क्यों होगी? बिकॉज रिपल्सिव फोर्स इज मैक्सिमम, जिसका भी पार्टिकल का रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा वो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में से इजेक्ट हो जाएगा। ओके, और जो न्यूक्लियस में इजेक्ट होगा वो क्या हम बोलेंगे, उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस इज अ पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होगा कि या तो ये न्यूट्रॉन्स होगा या तो ये प्रोटॉन होगा। क्या लाया?
तो ऐसे पार्टिकल इसमें से इजेक्ट हो गए कंटिन्यूसली, और रेडिएशन भी आपको मिलेगी, यानी कि एनर्जी भी इसमें से रिलीज होगी। तो ये जो रिलीज होने वाली जो फिनोमिना है उसको तो हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ओके, और उसका नाम हमने रेडियो एक्टिविटी क्यों रखा? क्योंकि एक जो इसमें से जो एनर्जी इमिट होती है या एक वेव के फॉर्म में इमिट होती है, वेव को हमने पेनिट्रेट करवाया एक फोटो फिल्म पे, तो वहाँ पे हमको कुछ निशान नजर आए, ठीक है। वहाँ पे हमको कोई इसका उसका इंडिकेटर हमको मिला, और इंडिकेटर हमको मिला, इसके लिए उसका नाम हमने क्या रख दिया, एक रेडियो एक्टिविटी हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। ओके, और कोई भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, और मटेरियल में से कोई भी एक पार्टिकल्स इमिट होता है, कोई भी एक पार्टिकल्स इमिट होने वाली जो प्रोसेस होती है, इट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अगर वो पार्टिकल्स इमिट होता है तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और उसकी साइज जो स्मॉल होगी तो हम उसको बोलते हैं डीके, क्या बोलते हैं, डीके बोलते हैं, ठीक है। और आगे हम डीके रेट के बारे में भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट हो सकता है, बीटा पार्टिकल इमिट हो सकता है, और गामा पार्टिकल इमिट हो सकता है। ये पूरे का पूरा एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अगर अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो तो हम उसको बोलेंगे अल्फा डीके बोलेंगे, बीटा डीके बोलेंगे, एंड गामा डीके बोलेंगे, ठीक है। ओके, और डीके क्या होती है कि भाई कोई भी न्यूक्लियस में कोई भी पार्टिकल्स में से इजेक्ट होता है तो उसकी साइज कम हो जाती है, वो वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे डीके। चलाया, और पार्टिकल इजेक्ट हो या रेडिएशन इजेक्ट हो, या तो आपकी कोई एक एनर्जी रेडिएशन एनर्जी आपकी इमिट हो, वो वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, ठीक है। ओके, और देना पड़े अल्फा पार्टिकल्स में क्या इमिट होता है, बीटा पार्टिकल्स में क्या इमिट होता है, या तो गामा पार्टिकल्स में क्या इमिट होता है, उसके बारे में भी हम डीप में देखेंगे। देना पड़े हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं कि भाई रेडियो एक्टिव के लॉ के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिक मैंने आपको बताया कि भाई रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, कि भाई न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस का जब साइज अनबैलेंस होगा, वो अनबैलेंस कैसे होगा कि भाई प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है, या तो न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स है, वो अनबैलेंस होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा एट्रैक्शन फोर्स से कंपेरिजन में, तब कोई ना कोई पार्टिकल इसमें से इमिट होगा, यानी कि इजेक्ट होगा, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस को छोड़ देगा और इमिट हो जाएगा। तो वो जो इमिट होने की जो प्रोसेस होती है, वही प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। वो इमिट पार्टिकल भी होता है, और एनर्जी भी होती है, और रेडिएशन भी होती है। ओके, वो सभी सारे चीज़ मिस के इमिट होती है, वो वाली मटेरियल को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, और दिस फिनोमेना इज नोन एज द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ओके, तो कोई मटेरियल हमारे पास ऐसा नेचर में अवेलेबल है कि भाई इसमें से कंटिन्यूसली एक पार्टिकल्स मिस के इमिट होता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है कि भाई रिपल्सिव फोर्स उसका मैक्सिमम हो गया है। तो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, तब न्यूक्लियस फोर्स उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो इजेक्ट हो जाएगा। ख्याल आया आपको, ठीक है। तो कोई पार्टिकल्स मिस के इजेक्ट हो जाता है तो उसकी साइज मिस के स्मॉल हो जाती है। अगर उसकी साइज स्मॉल हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे भाई डीके, क्या बोल सकते हैं, हम उसको डीके बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये फिनोमिना होती है रेडियो एक्टिविटी के। तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई रेडियो एक्टिविटी एग्जैक्ट हम किसको बोलते हैं, कि भाई इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस हम किसको बोलेंगे, कि भाई न्यूक्लियस का जो सभी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स और रेडिएशन, स्पॉन्टेनियसली। ये स्पॉन्टेनियसली का मीनिंग क्या होता है, ये जो रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें से कोई पार्टिकल या तो रेडिएशन इमिट होते हैं, तो वो रेडिएशन इमिट होने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप ही इसमें से इमिट हो जाते हैं। तो अपने आप इसमें से इमिट हो जाती है, तो ये वाली प्रोसेस को हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम न्यूक्लियस is radioactivity. This ejection is called decay, ठीक है। दिस इजेक्शन इज कॉल्ड डीके। कहना पर उसका क्लासिफिकेशन आपको देखना है, वो क्लासिफिकेशन हम किस में रेफरेंस में फाइंड आउट किया
कि भाई ये अल्फा जो आपका मीन्स के जो न्यूक्लियस अवेलेबल है तो वो न्यूक्लियस में से कौन सा एलिमेंट्स इमिट होता है यानी कि इजेक्ट होता है, उसकी डिपेंड पे हमने उसको देख के हमने उसका क्लासिफिकेशन में डिफाइन किया। तो हमने देखा कि भाई इसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, रेडिएशन इमिट होते हैं। तो उसकी रेफरेंस में उसका हमने क्लासिफिकेशन हमने उसका क्लासिफिकेशन हमने डिफाइन कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि भाई इसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डीके। देन आपने नेक्स्ट हमने सेकंड देखा कि भाई बीटा डीके। देन आपने हमने थर्ड देखा कि भाई गामा डीके। ठीक है, ओके। तो ये अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, ये अल्फा डीके वाली जो प्रोसेस है इसमें से एक्चुअली में कौन सा पार्टिकल्स इमिट होता है वो भी आपको देखना है। ठीक है, ओके। तो इसमें से इमिट होता है कि भाई अल्फा पार्टिकल्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स हम किसको बोलते हैं, हीलियम को। हीलियम के पास 4 एटॉमिक मास नंबर होती है और 2 एटॉमिक नंबर होती है, वो इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इजेक्शन ऑफ हीलियम। जहाँ पर बीटा पार्टिकल्स में एक्चुअली क्या इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजेक्शन। एंड देन आफ्टर गामा डीके यानी कि रेडिएशन। ये जो रेडिएशन इसमें से निकलती है उस रेडिएशन के पास एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है यानी कि उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि भाई हमारे नेचर में कोई भी जो रेडिएशन है उसके कंपैरिजन में सभी की फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कम ही आएगी। ठीक है, तो उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है और इसलिए हम उसको बोलते हैं गामा रेडिएशन। हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे नेचर में अवेलेबल होगा तो वो एक स्पॉन्टेनियसली इसमें से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स का तो गामा रेडिएशन इसमें से इजेक्ट होना स्टार्ट होगा। और ये जो इजेक्शन वाली जो प्रोसेस है इट इज नोन एज द रेडियो एक्टिविटी। ओके, वो इजेक्ट कैसे होता है देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल है, ऐसा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे अवेलेबल है। देन आपने मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक पॉजिटिव प्लेट रख दिया, देन आपने एक नेगेटिव प्लेट मैंने रख दिया ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके। ठीक है, ओके। तो वो क्या क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ओके, तो कोई जो पार्टिकल है वो पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे चले जाते हैं, ऐसे लंबे रास्ते से वो चले जाते हैं, उसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा होती है। मोमेंटम ज़्यादा होती है यानी कि उसके पास मास की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पे नेगेटिव के थ्रू आए हैं तो वो कौन सा पार्टिकल्स होगा, अल्फा पार्टिकल्स होगा। ठीक है, और दूसरा ऐसा भी पार्टिकल्स होता है कि भाई वो ऐसे यहाँ से ही चले जाते, ऐसे वो लंबे डिस्टेंस पे नहीं ट्राई करते, ऐसे ही चले जाते हैं क्योंकि उसका इनर्शिया कम होगा। वो इनर्शिया किसका कम होता है कि भाई जिसका मास कम होता है। अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है तो उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। कौन सा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोशन इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, मोशन इनर्शिया ज़्यादा होगा इसलिए वो लंबे से डिस्टेंस पे ऐसे चले गए। तो यहाँ पर ये कम डिस्टेंस पे क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। कम होता है यानी कि उसका इनर्शिया भी कम है इसलिए उस यहाँ से ऐसे चले गए। ठीक है, तो ये होता है बीटा पार्टिकल्स। और कोई ऐसा ही स्टेट में चले जाते हैं ऐसे, तो ये होती है रेडिएशन है। ठीक है, ऐसे उसमें से इमिट होते हैं। ये आपको पास याद रखना जरूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। ध्यान आप पर देखना है आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक का आपने देख लिया। ध्यान पर हम देखते हैं कि भाई लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ध्यान पर हमको ये देखना है कि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होती है वो मटेरियल में से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स यानी कि बीटा पार्टिकल्स या तो गामा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इमिट होती है। तो भाई वो कितनी देर तक वो इमिट होगी, ये सभी न्यूक्लियस का, ये सभी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस अवेलेबल है वो सभी न्यूक्लियस का वो जो टाइम मिलेगा हमको कि भाई उसका इमिट होने का, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। तो इसकी रेडियो एक्टिव प्रोसेस कब तक वो खत्म होगी, ये सभी का टाइम क्या मिला हमको, डिफरेंट मिला। हम उसको क्या मान लेंगे, उसकी लाइफ क्या मानेंगे, हम उसकी लाइफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे नेचर में ऐसा भी मटेरियल अवेलेबल है कि भाई जिसकी लाइफ 5 मिनट है तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई 5 मिनट में उसका रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है यानी कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स वो जो इमिट हो रहे थे वो इमिट होने में ओनली फॉर 5 मिनट में सभी अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा इमिट हो जाएगा। देन पर वो प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। और दूसरा कोई न्यूक्लियस हमारे पास अवेलेबल है इसमें 5 आवर लगेगा। और तीसरा हमारे पास कोई मटेरियल अवेलेबल है इसमें 5 मिलियन ईयर भी लग सकती है।
5 मिलियन ईयर तक भी इसमें से ए पार्टिकल्स इमिट होता है, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस में इसका कंटिन्यूसली चालू ही रहती है। ठीक है, ये सभी क्या उसकी मिली, हमको लाइफ मिली। तो हमको एक दूसरे के करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हुई, एक लाइफ। तो लाइफ के बारे में आप क्या बता सकते हो, मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे पास एक गिवन सैंपल अवेलेबल है, वो गिवन सैंपल की लाइफ अवेलेबल है 5 मिनट। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई 5 मिनट के बाद उसकी जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। ख्याल है आपको। देन आफ्टर मेरे पास दूसरा सैंपल अवेलेबल है, उसकी लाइफ है 5 ईयर। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई 2 ईयर के बाद भी उसकी रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अभी भी चालू ही है भाई, 5 ईयर के बाद वो बंद होगी। ख्याल है आपको। तो ये जो आपको एक लाइफ आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। देन आफ्टर सभी साइंटिस्टों ने वो सभी न्यूक्लियस का लाइफ फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया, बट वो लाइफ फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सैंपल अवेलेबल है कि भाई वो 2 मिनट के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा मेरे पास सैंपल अवेलेबल है कि भाई 1 ईयर तक 1 ईयर हो गया तब भी इसमें से एक भी पार्टिकल इमिट नहीं हुआ, जिसका उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। 1 ईयर के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। तो ऐसे सभी हमारे नेचर में तो बहुत सारे न्यूक्लियस अवेलेबल हैं। तो कब किसका डिसइंटीग्रेशन होगा वो हमको मालूम नहीं है। इसके लिए हम उसकी पूरे की पूरी लाइफ हम नहीं निकाल पा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम उसकी हाफ लाइफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का क्या मीनिंग होता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे पास एक गिवन सैंपल अवेलेबल है। ओके, तो उसकी इनसाइड कितना न्यूक्लियस अवेलेबल है ये मैंने काउंट कर लिया कि भाई उसके इनसाइड 1000 न्यूक्लियस अवेलेबल है। तो उसकी हाफ लाइफ हम क्या मानेंगे कि भाई 1000 न्यूक्लियस अवेलेबल है, 1000 का आप हाफ कर दीजिए तो 500। तो 1000 में से 500 कब तक होगा, ये है उसकी हाफ लाइफ। क्या लाया? तो सपोज कि उसकी हाफ लाइफ हमको फाइंड आउट हुई 5 डे के 5 डे के बाद इसमें न्यूक्लियस हो गया 500। देन आफ्टर सेकेंड 5 डे के बाद कितने उसके न्यूक्लियस हो गए? 0। तो आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज रॉन्ग। वाई आंसर इज रॉन्ग? बिकॉज अभी 5 डे के बाद उसके पास टोटल न्यूक्लियस कितने थे? 500 थे। तो आप 5 डे के बाद मीन्स के 10 डे के बाद आप देखेंगे कि भाई इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने अवेलेबल है, तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा, बट उसका आंसर कितना आएगा कि भाई 500 से आपको 50% निकालना है। तो 500 का 50% कितना होता है? 250। देन आपका नेक्स्ट 5 डे के बाद आपको उसमें से न्यूक्लियस मिलेंगे 125। आपको क्या करना है कि भाई आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, आफ्टर हाफ लाइफ के बाद उसका आपको 50% करना है। आपको ए याद रखना है। ख्याल है आपको? ठीक है, तो ऐसे उसके आप पूरे के पूरे आप हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या डिफाइन करना है कि भाई मीन लाइफ या तो एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ क्या होती है कि भाई हमारे पास गिवन सैंपल अवेलेबल है, इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट होगा तो वो 2 मिनट के बाद इमिट होगा, या तो कोई बीजा सैंपल हमारे पास अवेलेबल है कि भाई इसमें से कोई दूसरा सैंपल हमारे पास अवेलेबल है कि भाई इसमें से कोई जो बीटा पार्टिकल्स इमिट होगा तो उसकी देर लगेगी भाई 2 डे लगेगी। ठीक है, ओके। ये सभी पार्टिकल्स जो इमिट होने वाले हैं उसकी जो लाइफ होती है, उसकी लाइफ को हम एवरेज लाइफ हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसको हम एक्सप्रेशन करके हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये हो गई उसकी हाफ लाइफ का पोर्शन और मीन लाइफ का पोर्शन। ठीक है, ओके, हम एक देखते हैं। अभी हमको उसकी लॉ के बारे में हमको स्टडी करना है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। उसका मीनिंग क्या होता है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई भी हमारे पास गिवन सैंपल है और कोई भी टाइम पे कोई भी गिवन सैंपल में से कोई भी पार्टिकल्स मीन्स के इमिट होता है, तो वो पार्टिकल्स इमिट होगा। तो वो पार्टिकल्स इमिट होने का जो मीन्स के वो पार्टिकल्स इमिट होता है तो कितनी क्वांटिटी पे इमिट होता है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। यानी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई सपोज कि हमारे पास कोई गिवन सैंपल अवेलेबल है, वो गिवन सैंपल में से हमने काउंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड तक इसमें से 20 न्यूक्लियस इमिट हो गए, तो उसका डीके रेट कितना हमको मिलेगा? डीके रेट का मीनिंग क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर नंबर ऑफ टाइम। तो आपका टाइम कितना बीता? 5 सेकेंड बीती, तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना था? 20। तो 20/5 यानी कि डीके आपको कितना मिला? 4 मिला।
ये डीके का मीनिंग क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इमिट पर सेकेंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इमिट पर सेकेंड, इट इज नॉन एज द डीके रेट। हम उसको क्या बोलते हैं, डीके रेट बोलते हैं। डीके रेट यानी कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एन क्या होती है, डेल्टा एन मीन्स के वो क्वांटिटी होती है, स्मॉल क्वांटिटी, नंबर ऑफ न्यूक्लियस होती है, बट ये डेल्टा लगने से वो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी स्मॉल, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम के बाद उसमें से कितना न्यूक्लियस मीन्स के इमिट हुए, डेल्टा एन जितना न्यूक्लियस इमिट हुए, बट तो 1 सेकेंड में वो कितना न्यूक्लियस इमिट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो रेट ऑफ डीके, तो रेट ऑफ डीके का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ डीके मीन्स के डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ओके, स्मॉल टी भी आप लिख सकते हो। ये जो रेट ऑफ डीके होती है वो सभी मटेरियल में कैसी होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि मेरे पास 2 गिवन सैंपल अवेलेबल है, 1 सैंपल में से 1 सेकंड में मीन्स के 5 न्यूक्लियस इमिट होते थे, और दूसरे सैंपल में 1 सेकंड में से 20 न्यूक्लियस इमिट होते। तो ये जो डीके रेट होती है वो किसकी वजह पे डिपेंडेंट होती है, और नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियस की वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि कोई भी सैंपल में से न्यूक्लियस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका डीके रेट भी ज़्यादा होगा। कोई भी न्यूक्लियस में, यानी कि कोई भी गिवन सैंपल में जिसकी भी न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास 2 न्यूक्लियस अवेलेबल है, इसमें टोटल ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल है 1000, इसमें टोटल ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल है 100, तो उसका जो डीके रेट है वो ज़्यादा आएगा, हाई होगा, और इसका जो डीके रेट है वो उसकी कंपैरिजन में लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं अवेलेबल है और उसके पास इतना क्वांटिटी अवेलेबल है, तो उसका डीके रेट भी ज़्यादा होगा और उसका डीके रेट कम होगा। क्या रहा है आपको, तो ये जो डीके रेट है, तो ये डीके रेट आपकी किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है कि भाई उसकी स्ट्रेंथ में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, कि भाई n इज इक्वल टू 1000 है, यहाँ पे 100 है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आप लिख सकते हो। क्या रहा है आपको, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, और व्हाट इज द n वेयर n is equals to number of nucleus in the sample, ठीक है। n क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है हम उसको बोलते हैं n बोलते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ए आपको टाइम कितना लेना है, डेल्टा टी आपको टाइम कितना लेना है, वेरी स्मॉल आपको टाइम लेना है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या होता है, वो आपको लिमिट में आपको मालूम होगा कि भाई डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मीनिंग ये होता है कि भाई उसका टाइम जीरो नहीं है बट जीरो से एकदम नियर है, ठीक है। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट में लगा देता हूँ, डी एन अपन में डी टी भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस भी लिख सकते हो या तो डेल्टा भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू एन। तो ये जो लेमड़ा है ये लेमड़ा कॉन्स्टेंट है, और डी एन अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं, डी एन अपॉन डी टी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे माइनस साइन क्यों आई, मैं पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहले स्टार्टिंग में हमारे जो एक गिवन सैंपल थे तो इसमें 1000 था, 1000 न्यूक्लियस था, बट इसमें से कोई भी न्यूक्लियस में इसके इजेक्ट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गई। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स इजेक्ट हो जाने से आपका जो मास होगा, यानी कि आपका जो साइज होती है वो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो साइज कम हो जाती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिखा हुआ है, ठीक है। और लैम्डा को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या तो डीके कांस्टेंट हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीके। तो ये जो डीके रेट हुआ डी एन अपॉन डेल्टा टी, डीके का मीनिंग होता है कि भाई कोई भी न्यूक्लियस इसमें से इजेक्ट होगा तो वो पर सेकंड में कितना इजेक्ट होता है, इट इज नॉन एज ए डीके, ठीक है। और डीके रेट हम क्या मानेंगे कि भाई 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस इजेक्ट हो जा, 1 सेकंड में 1 ही इजेक्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे 1 डीके, क्या बोलेंगे, 1 डीके बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेमड़ा क्या होगा कि भाई लेमड़ा इज ए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, हम उसको डीके कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, डीके कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर डीएन क्या होती है, डीएन आपकी जो डीएन आपकी इंक्रीज होगी तो एन आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपका ये डीएन क्या होती है कि भाई डीएन ए वैल्यू होती है कि भाई आपकी न्यूक्लियस में से कितना एलिमेंट्स इजेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर डीएन इंक्रीज
एन इज डिक्रीज, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, ठीक है। ओके, देन आप नेक्स्ट देखिए, मैं क्या करता हूँ, ए एन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डी टी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू डी टी। ओके, ये तो आपने स्मॉल क्वांटिटी के लिए फाइन हो गया, डी एन इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट पूरे की पूरी मटेरियल के बारे में आपको बतानी है, पूरे के पूरी मटेरियल का आपको डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा डी टी, यहाँ का भाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन होगा एन की रिस्पेक्ट में। तो स्टार्टिंग में आपके पास जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, तब आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, तब आपके पास क्वांटिटी थी एन नॉट जितनी। जब टाइम टी इज इक्वल टू टी था, तब आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, एन थी। तो आपको ऐसे आपको इंटीग्रेशन करनी है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा डी टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एन जीरो टू एन, और यहाँ पे टी जीरो टू टी, टी जीरो टू टी, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देन पर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में पास पीछे भी कर देता हूँ, डी एन अपॉन एन था ना, तो डी एक्स अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग एक्स, तो डी एन अपॉन एन का क्या आएगा, लॉग एन आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एल एन ही मैं लिख देता हूँ, लॉग एन, ठीक है, और उसकी लिमिट एन और एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा, और उसका आएगा टी, और उसकी लिमिट टी जीरो एन टी। पहले आप अपन लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट, तो एल एन 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 एल एन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा, यहाँ पे टी माइनस टी जीरो, बट टी जीरो इज इक्वल टू तो जीरो था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखिए यहाँ पे लॉग नेगेटिव में है, तो लॉग का क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू टी। अभी हमको ये लॉग को हटानी है, तो सामने की जो पूरी की पूरी टर्म है, इसको मैं ई रेस टू की टर्म में लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे है, ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी के टर्म में मैंने लिख दिया। तो एन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन फाइंड आउट हुई। देखिए ए वाली इक्वेशन क्या बताती है, व्हाट इज द एन इज रिमेनिंग नंबर ऑफ एन, ये क्या बताती है, रिमेनिंग न्यूक्लियस, और एन नॉट क्या बताती है कि भाई स्टार्टिंग में कितना न्यूक्लियस था। देन पर टी टाइम क्या बताती है कि भाई आपकी जो डिसइंटीग्रेशन जो रेट है और मिस के स्टार्ट हो गई, यानी कि आपका रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट हुई से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, वो है बताती है टी। और लेमड़ा क्या बताती है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में वो रेट बताती है, डी एन अपॉन डी टी का रेट वो बताती है, ठीक है। ओके, देन आप हमको देखना कि भाई रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम किसको बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम डी एन अपॉन डी टी को ही बोलेंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम बोलते हैं डी एन अपॉन डी टी को, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस की साइन में अगर हम ले लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेमड़ा इंटू एन लिखेंगे, क्या आया, क्यों माइनस की साइन में हम लिखेंगे, क्योंकि एन जितना न्यूक्लियस रिमूव होगा, तो इसमें जो बचेगी जो क्वांटिटी वो तो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम r इज इक्वल टू दूसरा बीज हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई लेमड़ा n, और n की वैल्यू आप पुट कर दो ए वाली, तो r इज इक्वल टू लेमड़ा एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन का इक्वेशन है, ये आपको दो मिल गई है। ये दो की एप्लीकेशन कैसी है, देखिए कि अगर आपको फर्स्ट वाला यूज़ करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई अभी आपके पास कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल है उसका डिजिट होना चाहिए। देन आप ए वाला इक्वेशन आप कब यूज़ करेंगे कि भाई स्टार्टिंग में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस था, तो वो है एन नॉट, देन आप कितना टाइम लगा, वो है टी, और देन आप लेमड़ा की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ओके, देन आप यूनिट ऑफ आर क्या होगा, यूनिट ऑफ आर का मीनिंग क्या है कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, डीके बोलते हैं। ओके, उसका छोटा सा ये जो डिफाइन किया है ना, वो डिफाइन किया है एक हेनरी बेकरल नाम का साइंटिस्ट ने किया है, और उसकी याद में उसका यूनिट हम लिखेंगे बाय बेकरल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ आर क्या होगी, यूनिट ऑफ आर इज बेकरल, और उस ऐसा यूनिट है, ठीक है। ओके,
और 1 becquerel इज इक्वल टू क्या होगा, 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, यानी कि 1 न्यूक्लियस इजेक्ट होगा पर सेकेंड में। अगर 2 न्यूक्लियस पर सेकेंड में इजेक्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको 2 becquerel हम बोलेंगे। और अगर 50 न्यूक्लियस इजेक्ट होगा पर सेकेंड में तो हम उसको क्या बोलेंगे, 50 becquerel बोलेंगे। बट ये जो ऐसा यूनिट है इट इज़ अ वेरी स्मॉल है, तो आपको लार्ज यूनिट भी आपको लिखनी पड़ेगी। मैं पहले स्मॉल यूनिट में लिख देता हूँ, 1 becquerel इक्वल्स टू 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है। तो उसकी लार्ज यूनिट होती है क्यूरी। क्यूरी में 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड, यानी कि 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई 1 सेकेंड में 3.7 इंटू 10⁻10 जितना न्यूक्लियस इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो उसका यूनिट आएगा becquerel। तो 3.7 इंटू 10⁻10 BQ, ये है उसका यूनिट becquerel, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको स्टडी करना है कि भाई दूसरा टॉपिक एक लाइफ के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने इतना स्टडी किया। ध्यान पर हमको स्टडी करना है कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो उसकी जो रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस होती है, यानी कि डीके जो प्रोसेस होती है वो कब तक चलेगी, कि अल्फा डी के तक कब तक चलेगा, बीटा डी के कब तक चलेगा, ठीक है। तो वो कब तक चलेगा, तो उसकी हमको क्या डिफाइन करनी है कि उसकी लाइफ हमको डिफाइन करनी है। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि भाई कोई हमारे गिवन सैंपल अवेलेबल है, वो 5 ईयर तक की उसकी लाइफ है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई 5 ईयर तक इसमें से रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टार्ट रहेगी, ठीक है। और किसी ऐसा भी मटेरियल होगा कि भाई उसकी जो लाइफ होगी वो ओनली फॉर 5 मिनट हो सकती है, या तो 1 सेकेंड भी हो सकती है, ऐसा भी मटेरियल हो सकता है हमारे नेचर में, ठीक है। ओके, ये सभी की हमको लाइफ निकालनी है। बट ये लाइफ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस अवेलेबल है, उसका डिसइंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा वो हमको मालूम नहीं होता है, ठीक है। कि भाई कोई ऐसा मटेरियल न्यूक्लियस हमारे पास अवेलेबल है, उसका 2 मिनट में स्टार्ट हो सकता है, और कोई ऐसा मटेरियल है कि उसका 5 ईयर के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो उसका हम इसके ये लाइफ पूरे की पूरी हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, हाफ लाइफ। तो अभी आपको नेक्स्ट स्टडी करना है हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इसके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए कि भाई हमारे पास कोई एक गिवन सैंपल अवेलेबल था, इसमें हमने न्यूक्लियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये न्यूक्लियस की वैल्यू आ रही थी 100। ओके, हाफ लाइफ का क्या मीनिंग हुआ, ये तो स्टार्टिंग नंबर हुआ ना, यानी कि n0 हुआ, तो आपको n0 डिवाइड बाई 2 कर देना है। मीन्स के हाफ लाइफ का मीनिंग होगा कि न्यूक्लियस का जो आपकी क्वांटिटी अवेलेबल है, न्यूक्लियस की क्वांटिटी अवेलेबल है, और न्यूक्लियस की क्वांटिटी कब हाफ होगी, यानी कि कब 50 होगी। तो जब 50 होगी इतनी देर तक हमने काउंट कर लिया, और ये टाइम हमको मिला 4 डे का। कितना मिला, 4 डे का। और नेक्स्ट 4 डे में कितना हो जाएगा, 0। तो दिस आंसर इज रॉन्ग। अभी आपके पास क्वांटिटी कितनी है, 50, तो 50 को आप हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25। तो ए वाली प्रोसेस होने भी 4 डे लगेगा। तो यहाँ पर 25 का आप कर दीजिए 12.5, तो ए वाली प्रोसेस होने भी 4 डे लगेगा। यानी कि देखिए पहले यहाँ पे कितना इसके 4 डे में कितना न्यूक्लियस इमिट हुए, 50, और नेक्स्ट 4 डे में कितना न्यूक्लियस इमिट हुए, ओनली फॉर 25, और नेक्स्ट 4 डे में ओनली फॉर 12.5 जितना ही न्यूक्लियस इमिट हुए। तो ये जो डीके रेट है, वो डीके रेट कंटिन्यूसली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखिए आप यहाँ पे जब देख सकते हो डीके रेट का मीनिंग क्या होता है, dn/dt। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एन कितना है, 50। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एन कितना है, 25। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एन कितना है, ओनली फॉर 12.5। यानी कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, वैसे वैसे आपका डीके रेट भी डिक्रीज होके चला जाएगा। ख्याल आया आपको। बट यहाँ पे एक बात आपकी कांस्टेंट हो रही है, कौन सी बात, देखिए कि पहले आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, 100, तो 100 का 50% कर दीजिए तो 50 आएगा। देना पर आपके पास अभी रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है भाई, 50, तो 50 का आप 50% कर दीजिए तो 25 आपको मिलेगा। देना पर अभी आपके पास क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, 25, तो 25 का आप कर दीजिए, मिस के 25 का आप 50% कर दीजिए तो आपको मिलेगा 12.5। ऐसे उसकी आपको हाफ लाइफ मिलती है। ख्याल है आपको हाफ लाइफ के बारे में। ओके, तो उसका मैं यहाँ पे सेंटेंस में मैं लिख देता हूँ, इट इज द टाइम पीरियड in which the number of nucleus
remain half of previous क्वांटिटी। यानी कि आप जब स्टार्ट करेंगे तब स्टार्टिंग में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल था, एन नॉट अवेलेबल था। देन आप हाफ टाइम आप कैसे लिखोगे कि भाई टी बाई टू आप लिखोगे और तब आपका एन नॉट बाई डिवाइड बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ओके। और हमारे पास डिसइंटीग्रेशन का रो को हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। तो ए वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए आप हाफ लाइफ कैसे बता सकते हो भाई, आप ऐसे भी बता सकते हो, टाउ 1/2 की तरह के भी आप बता सकते हो। तो आपको एन के बदले अभी क्या लिखना है, एन नॉट बाई टू लिखना है। ठीक है, ओके, एन नॉट बाई टू और एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा एन टाउ 1/2। ओके, यहाँ पे देखिए एन नॉट इज कैंसल, तो एन 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लेमडा टाउ 1/2, ऐसा आपको इक्वेशन मिला। तो देखिए अभी मुझे 2 को ऊपर लेके जाना है, तो उसका वोल्टेज क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो 2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई रेस टू लेमडा टाउ 1/2 आप लिख सकते हो। और देन आफ्टर ई को आपको हटानी है, क्योंकि आपको टाउ 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सारे आप क्या लोगे, लॉग। तो ln2 इज इक्वल टू लेमडा टाउ 1/2। तो टाउ 1/2 की वैल्यू क्या होगी, ln2 अपॉन लेमडा। और ln2 की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई 0.693 अपॉन लेमडा। तो आपको हाफ लाइफ मिल गई, टाउ 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है, अगर आपका डिसइंटीग्रेशन रेट ज़्यादा है, अगर डिसइंटीग्रेशन रेट ज़्यादा है तो हाफ लाइफ कम मिलेगी, और जिसका भी डिसइंटीग्रेशन रेट कम है उसकी हाफ लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ऐसे उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। चला है आपको ये हाफ लाइफ के बारे में। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम उसकी हाफ लाइफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक अभी हमको बाकी है, वो है मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, मीन लाइफ एवरेज लाइफ के बारे में। ठीक है, दूसरा हमको दूसरी लाइफ देखनी है, मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ। ये मीन लाइफ एवरेज लाइफ का क्या मीनिंग होता है, ओके देखिए हमारे पास कोई गिवन सैंपल अवेलेबल है, वो गिवन सैंपल में से जो पार्टिकल्स इसके इमिट होते हैं, इजेक्ट होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स इजेक्ट होने का जो टाइम होता है वो टाइम इसके डिफरेंट होते हैं। यानी कि हमारे पास एक गिवन सैंपल अवेलेबल है, तो अल्फा पार्टिकल्स कोई टाइम पे वो इसके इजेक्ट होगा, बीटा पार्टिकल्स कोई दूसरा टाइम पे इजेक्ट होगा। तो उसकी पूरे की पूरी लाइफ हमको डिफाइन करनी है। तो पूरे की पूरी लाइफ हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे पास एक एक्सप्रेशन अवेलेबल है, वो देखिए कि भाई मीन लाइफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल लाइफ all the particles, total life all the particles upon total number of particles, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसका हम डिफाइन करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा हमको मिलेगा। जिसका भी डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा उसका मीन लाइफ कम, और जिसकी भी डिसइंटीग्रेशन रेट कम उसकी मीन लाइफ ज़्यादा हमको मिलेगी। ठीक है, ओके, देखिए कि भाई ये मीन लाइफ और दूसरा हमने देखा था हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ का इक्वेशन हमको क्या मिलता था, 0.693 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू है ज़्यादा, क्या है, मीन लाइफ की वैल्यू होती है ज़्यादा। तो मैं उसका रेशो निकालना चाहता हूँ कि भाई टाउ 1/2 अपॉन टाउ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ln2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ln2 आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल ऐसा पूछे, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में आपका जो गिवन सैंपल अवेलेबल था, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल थे 1000, इट इज नोन एज एन नॉट। देन आप उसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है, हाफ लाइफ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड है हाफ लाइफ। ठीक है, तो आपको ए पूछा हुआ है कि भाई 250 जितना न्यूक्लियस कब तक रहेगा, मीन्स के 250 जितना न्यूक्लियस रहेंगे तब तक उसका टाइम कितना बीत गया होगा रेडियो एक्टिव स्टार्ट होने के बाद। ओके, आपको हाफ लाइफ दे रखी है 5 सेकेंड की, और स्टार्टिंग में आपको कितना न्यूक्लियस दे रखा है 1000। तो हाफ लाइफ का मीनिंग क्या हुआ कि भाई 5 सेकेंड के बाद जो आपको गिवन क्वांटिटी है वो गिवन क्वांटिटी में से ओनली फॉर 50% ही रहेगी, यानी कि इसमें से ओनली फॉर 500। ठीक है, तो 1000 में से 500 का डिके कब तक होगा, 5 सेकेंड में हो जाएगा।
देन अपना दूसरा 5 सेकेंड में 500 का 50% यानी कि 250, तो 10 सेकेंड लगेगी। और मैं आपको ऐसा बोलूँ कि भाई एक क्वांटिटी आपको दे रखी है 125, तो आंसर क्या आएगा 15 सेकेंड आएगा। तो वैसे आप न्यूमेरिकल ऐसे डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप ऐसा इक्वेशन में भी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, n = n0 e⁻ में, ठीक है। और इसमें भी आप n की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, n0 की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, और n की भी वैल्यू आपको दे रखी है। देन आफ्टर आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम ऐसे आप निकाल सकते हो, बट आप ऐसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैंने आपको एक न्यूक्लियस फोर्स के बारे में मैंने नहीं बताया, अपन ये न्यूक्लियस फोर्स के बारे में ये जो थोड़ा सा बेसिक था वो मैंने आपको बीच में बता दिया था। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस फोर्स, या न्यूक्लियस फोर्स कैसे इमिट होती है। ओके तो आपके दिमाग में ऐसा भी आपका दिमाग में ऐसा भी सोच आनी चाहिए कि भाई अगर हमारे पास 92 यूरेनियम अवेलेबल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 92 हो गए। ओके और सभी प्रोटॉन कहाँ पे हो गए, न्यूक्लियस में हो गए। तो भाई सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होके और एक दूसरे से दूर नहीं होगा। अगर दूर होगा तो ये दूर क्यों नहीं है भाई, प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा तो ये वो एक दूसरे से दूर जाएगा ना। तो यहाँ पे तो 92 प्रोटॉन, भाई 1-2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 92 प्रोटॉन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ऐसा कैसे फाइंड आउट हो सकता है भाई? तो कूलम्ब्स लॉ हमारा रॉन्ग ना, कूलम्ब्स लॉ रॉन्ग नहीं है यार। अभी तक हमने ये पूरे का पूरा फिनोमिना ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओके इसमें क्या होगा कि भाई एक ओनली फॉर 92 प्रोटॉन ही नहीं होगा, बट उसके साथ न्यूट्रॉन्स भी होगा। और न्यूटन की डिस्कवरी में मैंने आपको बताया हुआ था, और वही टॉपिक में मैंने आपको न्यूक्लियस फोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं वापस में रिपीट कर देता हूँ, एक थोड़ा सा मैं डीप में मैं आपको लेकर जाता हूँ। देखिए कि भाई मैंने आपको न्यूटन की डिस्कवरी में मैंने आपको ऐसा बताया हुआ था कि भाई न्यूटन को अगर हम एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो ओनली फॉर फ्यू सेकेंड के बाद उसका क्या हो जाएगा, उसका मीन्स के वो ब्रोक हो जाएगा, और इसमें से हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे, मीन्स के वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। ओके वो स्टेबल नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं है, वो ब्रोक होके इसमें से हमको वापस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमको मिलती है। ओके वो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हमारे यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड अवेलेबल है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा कि भाई और न्यूक्लियस की इनसाइड जो न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है वो न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल है, तो न्यूट्रॉन्स का ब्रोक होगा और वहाँ पे हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा प्रोटॉन अवेलेबल था, बिकॉज 92 प्रोटॉन अवेलेबल है। कितना है, 92 प्रोटॉन अवेलेबल है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एक के साथ मिल गया तो वापिस क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। और यहाँ पे दूसरा न्यूट्रॉन था वो ब्रोक होगा, इसमें से हमको दो क्या मिले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, वापिस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिल गया और यहाँ पे न्यूट्रॉन बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंटिन्यूसली फास्ट होगी, और उसका जो रेट आएगा वो रेट भी मिस एक्सचेंजिंग प्रोसेस करेंगे। एक्सचेंजिंग फोर्स हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंजिंग फोर्स। तो ये जो एक्सचेंजिंग फोर्स है वो वेरी फास्ट प्रोसेस से होती है कि भाई न्यूट्रॉन ब्रोक होते हैं, तेना पर दूसरा न्यूट्रॉन मिलते हैं, वापिस न्यूट्रॉन ब्रोक होते हैं, तेना पर दूसरा हमको न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, किस पे ऊपर वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, 92 प्रोटॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी और पकड़ के और रखेगी। ये वाली फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फोर्स। ये न्यूक्लियस फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अगर ये प्रोटॉन बाई चांस दूर चला गया तो ये दूर ही चला जाएगा, क्योंकि वहाँ तक उसकी जो रेंज होती है वो रेंज की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ये होती है ये न्यूक्लियस फोर्स की बात में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके आप अभी अब पढ़ लेना आपकी बुक में से, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ओके तो अभी हम देखते हैं।